अटॉर्नी जनरल का यही कहना था बार बार कि इसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने के इख्तियार नहीं। न्यूज देख रहे होंगे उस वक्त के लोग, गवर्नमेंट का आया कि हम नाम नहीं बदल रहे, हम नाम नहीं बदल रहे, ये सारा एक कलेक्टर का लेटर भी वायरल हुआ। कलेक्टर में फिर उन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की जो याचिकाएं थी वो पूरों को खारिज कर दिया। और वो एक अंडरस्टैंडिंग ये भी रही कि जो मुद्दे मुशावा साहब उठा चुके थे उसको अंतुरकर साहब नहीं उठाएंगे। ये सब बातें हकीकत है, लेकिन अदालत में जो कुछ होता है वो ये सब बातों से अलग होता है। किस तरह से मतलब? ये कानून जो ये लाए थे, नोटिफिकेशन लाए थे ये लोग जब इन्होंने नाम चेंज किया था, उसके बाद हमारे नेता विलासराव देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर आ गए और उन्होंने 2001 में ये नोटिफिकेशन वापस बुला लिया। तो केस चल रहा था ना। आप ऊपर वाले की जात से क्यों नाउम्मीद होते हैं? आपको लड़ना चाहिए, आपको खड़े रहना चाहिए। शहर में एक चीज चल रही है, आई सपोर्ट हिशाम उस्मानी। आप जिस तरीके से केस लड़ रहे हैं, आप इसमें जितनी ताकत लगा रहे हैं, आपको इसमें बैकग्राउंड में किसी का सपोर्ट है या फिर फाइनेंशियल तौर पे ही कोई आपकी इसमें हेल्प कर रहा है? क्योंकि ये चर्चा है कि उस्मानी साहब ये पैसे कैसा खर्च कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है उसकी, या फिर आप अपना पॉलिटिकल करियर या पॉलिटिकल फ्यूचर बना रहे हैं? और आज मैं किसी पॉलिटिकल ये जो अभी सो कॉल्ड स्टैब्लिश्ड तंजीमें हैं, मैं किसी का हिस्सा नहीं हूं। एसएस खाजी साहब, उनका कंट्रीब्यूशन भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रहा है, बहुत सराहनीय है। इसके अंदर ये कहा कि आपका केस मैं लूंगा, मैं अपनी कोई पर्सनल फीस नहीं लूंगा। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, जनता के सामने ये आनी चाहिए। मैंने किया, इसमें मेरा नाम होना चाहिए। हड़बड़ाहट में क्या बोलते, बहुत सारे वीडियो सामने आते हैं हमारे कि ये मैंने किया, इसमें मैं फर्स्ट रहूंगा। उस हिसाब से तो आप ये चीज नहीं की। Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं, औरंगाबाद रीनेमिंग का जो मामला है उस पर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। इसमें जो याचिका करता है हिशाम उस्मानी साहब, उनसे हम हाई कोर्ट में जब तारीख रहती है तो फोन पे अपडेट लेते हैं। आज हिशाम उस्मानी साहब औरंगाबाद में मौजूद है। जैसा लास्ट टाइम बात हुई थी कि इस पे एक डिटेल रिपोर्ट, एक डिटेल इंटरव्यू लेने की हम कोशिश करेंगे हिशाम उस्मानी साहब से। तो हिशाम उस्मानी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा सर मैं बताया, औरंगाबाद रीनेमिंग का मामला अपने इस तक पहुंच गया है, अभी पूरे आर्गुमेंट कंप्लीट हो गए हैं। तो थोड़ी सी तफसील उसमें बता सकते हैं, कोर्ट में क्या मामला चल रहा है और अभी तक की तारीखों में आपको क्या तजुर्बा मिला है कोर्ट से? अभी तक जो भी तारीखें हुई उसमें पहले तो कई दिन तक तो ये मैटर सामने नहीं आया कोर्ट के, जब चीफ जस्टिस यहाँ के महाराष्ट्र के दत्ता साहब थे। उसके बाद आपके गंगापुर वाला साहब जब आए एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उनके सामने ये मामला शुरू हुआ। फिर उसमें मुझे याद है कि दिसंबर 2022 के आसपास, अगस्त में हमने केस किया था ये। उसके बाद दिसंबर 22 में जो है वो सरकार जो है इसमें हाजिर हो गई हमारे मेरे और मुश्ताक साहब के पिटिशंस के अंदर, और उन्होंने फिर कोर्ट के सामने ये भी कबूल किया कि हम इसके अंदर रिप्लाई भी फाइल कर देंगे। अच्छा। और मुझे लगता है कि मार्च तक, जहां तक मुझे याद है आसपास जो है उनका रिप्लाई भी हमको मार्च 2023 दिसंबर में वो हाजिर हो गए थे। और उसके बाद में मार्च में लगभग मुझे लगता है कि उनका रिप्लाई भी उन्होंने 2 चरण में, 2 पार्ट में उन्होंने हमको रिप्लाई दिया। वो रिप्लाई भी हमको उनका आ गया। उसके बाद ये मैटर चलता रहा। उसमें एक अंडरटेकिंग थी स्टेट गवर्नमेंट की कि हम अभी कोई नाम नहीं बदल रहे हैं। और उसमें ये हुआ कि जैसे कोई भी केस हम करते हैं तो जो इंसिडेंट घट जाता है हम उस पे केस करते हैं, जो इंसिडेंट हो गया। तो पहले तो ये हुआ कि इसमें सरकार ने नोटिफिकेशन लाया, पहले उद्धव ठाकरे ने लाया, उसके बाद उसको कैंसिल करके एकनाथ शिंदे ने लेके आया। महाविकास का कैंसिल हुआ, वो ये युति सरकार ने, एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार ने लाया, उसको हमने चैलेंज किया। उसके बाद वो उसके चलते बाद में सेंटर की एनओसी आ गई, उसको भी उसमें हमने ऐड कर दिया, रिजॉइंडर करके, अमेंड करके दावे को। उसके बाद ये चलता रहा। फिर उन्होंने एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला स्टेट गवर्नमेंट ने, कि जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शंस मंगवाए थे। और उसके बाद ये हुआ कि
कई याचिकाएं और आने लग गई। ये मामला चला था, बहुत सारी याचिकाएं। हाँ, बहुत सारी याचिकाएं आने लग गई। फिर उसमें गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग हमारे उसमें थी कि हम अभी कोई नाम नहीं बदल रहे, क्योंकि जो अभी ऑब्जेक्शंस और सजेशंस हमने मंगाए हैं वो अंडर रिव्यू है, उसका अभी टाइम है, उसको हम रिव्यू करेंगे, फिर उसको हम बताएंगे। ये चलता रहा और मुझे लगता है अगस्त तक जो है वो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की रही, जिसकी वजह से आप जो न्यूज देख रहे होंगे उस वक्त के लोग, गवर्नमेंट का आया कि हम नाम नहीं बदल रहे, हम नाम नहीं बदल रहे, ये सारा। एक कलेक्टर का लेटर भी वायरल हुआ था। कलेक्टर का लेटर भी निकला था उसमें, एक सारा पांडे साहब थे जब कलेक्टर जी। तो उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ याचिकाओं में ये ऐसी प्लीडिंग्स थी जिसमें यह था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का भी जो नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज कर दिया, जबकि वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, वो फाइनल नोटिफिकेशन नहीं था। अच्छा। तो सरकारी वकील ने आके ये कहा कि अदालत के सामने 30 अगस्त को 2023 को कि अभी तो हमने ये सारी जो प्रक्रिया है इसको सिर्फ ड्राफ्ट के तौर पे लोगों के सामने रखा है कि ये हम करना चाहते हैं, करें या ना करें, हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया। और यहाँ पे इतनी जो प्लीडिंग्स है बहुत सारी याचिकाओं में वो ये है कि ये इन्होंने वो फाइनल नोटिफिकेशन चैलेंज किया हुआ है। तो ये तो अभी प्रीमेच्योर है, इसको सबको खारिज कर दिया जाए। मुझे लगता है नितिन जमदार साहब शायद जब उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और मारने साहब उनके साथ ही थे जी। तो उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की जो याचिकाएं थी वो पूरों को खारिज कर दिया और वो अंडरटेकिंग भी निकाल दी अपनी। अच्छा। और फिर 15 दिन के बाद, यानी मेरे ख्याल मुझे लगता है 15 सितंबर के आसपास या 16 सितंबर को ऐसी अप्रोक्सीमेटली चीफ मिनिस्टर और उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये लोग औरंगाबाद आए और औरंगाबाद में आके उन्होंने एक ऐलान किया, शिलान्यास किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का नाम भी बदल दिया। और इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का भी केस करना पड़ा। जो याचिकाएं हमारे उसमें से, मेरे और मुश्ताक साहब के उसमें से पार्टली प्रेयर को कोर्ट ने डिलीट किया, क्योंकि हमारे उसमें यह था कि सिटी को हमने चैलेंज किया था और हमारा उसमें यह हमने बताया था कि शायद ये डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का भी कर सकते हैं। अच्छा। इसीलिए पूरी रोक लगा के रखी जाए, लेकिन जो हो चुका था उसको हमने चैलेंज किया हुआ था। ओके। उसके बाद दूसरी जो याचिका हमारी फिर से हमको फ्रेश करनी पड़ी और भी लोगों को भी करनी पड़ी कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को चैलेंज किया, उसमें बहस हुई। उसमें मेरे जो एडवोकेट रहे एसएस खाजी साहब, उन्होंने उसमें काफी अच्छी तरीके से बहस करके कोर्ट को सारी चीजें बताई और उस्मानाबाद की तरफ से आपके तड़ेकर साहब ने बहस की और ये सब करने के बाद उसका फैसला कोर्ट ने रिजर्व कर दिया और सिटी का मामला चला। सिटी में मेरी तरफ से, जैसे सबको पता है, अंतुरकर साहब अपीयर हुए, एसएस खाजी साहब तो मेरे एडवोकेट इसमें ऑन रिकॉर्ड है ही, इसमें रही हैं। तो ये चला। अब इसमें ये हुआ है कि जो लास्ट हमारी हियरिंग्स रही बीच में कुछ, तो उसमें मुशाला साहब की बहस होने के बाद फिर अंतुरकर साहब को कोर्ट ने मौका दिया। अंतुरकर साहब ने अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। उसके बाद आपके जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने अपनी बहस की, मेरे ख्याल से 3 बार करके उन्होंने अपनी बहस की, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें कोर्ट को लगा कि फिर से हमको इसमें क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा। और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये भी रही कि जो मुद्दे मुशाला साहब उठा चुके थे उसको अंतुरकर साहब नहीं उठाएंगे। अच्छा। क्योंकि अदालत का टाइम वेस्ट नहीं करना था। जी जी। तो बहुत सारे मुद्दे जो थे मुशाला साहब ने अपने उससे उठाए। उन्होंने लगभग 4 दिन अलग अलग उस वक्त में उन्होंने बहस की। उसके बाद अंतुरकर साहब ने अपनी बहस में वो मुद्दे उठाए जो मुशाला साहब ने नहीं उठाए थे। तो एक तरीके से एक टीम वर्क कहेंगे इसको कि ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं कोई किसी के खिलाफ कह रहा है, कोई एक एडवोकेट एक कह रहा है, एक एडवोकेट एक कह रहा है। अंतुरकर साहब ने काफी टेक्निकल बातें उठाई, मुशाला साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके हिसाब से जो एक मैनिफाइड इंटेंशन से गवर्नमेंट ये कर रही है। आप देखते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज की जो नाम है उनको टारगेट किया जा रहा है, वो सारी बातें बताई। गाइडलाइंस के ऊपर मुशाला साहब ने रोशनी डाली। बाकी के जो कुछ मुद्दे थे एमएलआरसी और बाकी के, उस पे अंतुरकर साहब ने बहस की। इसमें जो एक पिछला डिसीजन है, हालांकि वो डिसीजन नहीं कहेंगे उसको, वो इंटरिम ऑर्डर था एक,
और वो केस भी खत्म हो गया, लेकिन उस ऑर्डर को पूरी तरीके से इन लोगों ने खत्म नहीं किया और उसको अभी भी गलत तरीके से यूज किया जा रहा है जस्टिस चपलगांवकर का। उसके ऊपर अंतुरकर साहब ने बात रखी कि ये इसको पूरी तरीके से क्वैश करना चाहिए, या हायर बेंच है। वो सारा मामला चला। विलेज और सिटी, उसका जो डिफरेंस है या उसका जो डेफिनेशन है, उस पर काफी अदालत में बहस हुई। क्योंकि हम जब यहाँ जैसे मार्केट में जाते हैं या लोगों में जाते हैं तो चर्चा ये होती है कि लोग, जैसे हम याचिका करता है तो लोग ये कहते हैं, अरे वो तो 400 साल पुराना शहर था, वो तो औरंगजेब की हिस्ट्री ये थी उनकी, और संभाजी महाराज की हिस्ट्री ये थी, औरंगजेब रहमतुल्लाह ने ये शहर बसाया था, मलिकंबर ने ये शहर बसाया था, यहाँ उनका कोई, जो संभाजी महाराज है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सब ऊपरी ऊपरी बातें होगी। ये सब बातें हकीकत है, लेकिन अदालत में जो कुछ होता है वो ये सब बातों से अलग होता है। किस तरह से? मतलब अदालत में ये रेवेन्यू लॉज और रेवेन्यू क्षेत्र को नाम देने के हिसाब से ये लोग ये लॉज बताते हैं। इतने जो सारे शहर जिनके नाम तब्दील किए गए इस मुल्क के अंदर, एक तो कुछ गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस का हवाले से इसको किया गया। हालांकि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हिस्टोरिक जगहों के नाम नहीं बदले जाने चाहिए। जो वाइडर पर्सपेक्टिव है, लोग इसी के ऊपर बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उसके बावजूद भी सारे मुल्क में आप देखते हैं कि कई शहरों के नाम बदल दिए गए, और वो सब उसमें से ज्यादातर के मुझे लगता है जितने भी हैं वो माइनॉरिटी ओरिजिन के जो नाम थे, उसको ये अपने एक एजेंडे के तौर पे संघ परिवार और ये लोग चलाते हैं, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो लोग ये लॉस का इस्तेमाल करते हैं, रेवेन्यू लॉस का। जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड है, MLRC 1966, उसके अंडर में जो है तो ये है कि जो भी कोई नया अगर कोई रेवेन्यू क्षेत्र बनता है, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, अल्ट्रेशन से या व्हाट्सएवर मीन्स से कोई नया क्षेत्र तैयार होता है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो होता है, जैसे उसमें तहसीलदार आएंगे, कलेक्टर आएंगे, सारे कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स आएंगे, तो ये सारा उसमें फिर कमिश्नरेट बनेगा, उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर या म्युनिसिपल जो महानगर पालिका बनेगी या पुलिस कमिश्नरेट बनेगा। ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इसके लिए बेसिक होता है कि उस रेवेन्यू एरिया को एक नाम दे दिया जाए। उसका नाम रखने का अधिकार सरकार को है, ऐसा उसमें MLRC में उल्लेख। लेकिन उसमें एक बात यह है कि जो कोई नया एरिया डेवलप होता है उसको नाम रखने का इनको इख्तियार है। उसमें यह साफ लिखा है कि जो पुराने क्षेत्र जो पहले हैं 1960 से पहले जो एग्जिस्टेंस में, उसको नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन उसमें भी ये लोग जो है तो गलत इंटरप्रिटेशन कानूनों की जो है वो बता के, उसकी परिभाषा गलत बता के अपना जो मकसद है वो ये साध्य करते हैं, उसको ये हासिल करते हैं। इसके ऊपर बहस चली, इसमें बहुत ही डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल बातें रही। इसमें विलेज की परिभाषा, क्योंकि जो भी कोई बस्ती, इंसानी बस्ती डेवलप होती है तो पहले कुछ घर आते हैं, वो घरों से एक बस्ती बनती है, उसको एक गांव कहा जाता है। फिर गांव जब बड़ा होते चलता है तो एक फिर कस्बा, फिर तालुका, जैसे फिर वो शहर के अंदर विकसित हो जाता है, फिर वो महानगर बन जाता है। तो बेसिक यहां से एक इंसानी तहजीब, एक मुआशरे की, एक बस्ती की शुरुआत होती है। उसका डेफिनेशन कानून में अलग बताया हुआ है। ये अर्बन एरियाज, जो बड़े शहर जिसको हम बताते हैं, उसका डेफिनेशन अलग बताया हुआ है। वो डेफिनेशंस कहाँ मिलती हैं, कहाँ नहीं मिलती, वहां इस चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये जो नाम चेंज करने की जो राजनीति चल रही है इसके अंदर, और उसके हिसाब से बताते हैं कि इसका डेफिनेशन सिटी का ये है, विलेज का ये है, और हम इसके मुताबिक हम ये नाम रेवेन्यू का हम चेंज कर सकते हैं। और सरकार ने अपनी तरफ से इस केस में पूरे जवाज रखे कि हम, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव पावर हमको मिला हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारे पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने का हमको पूरा इख्तियार है, इसीलिए हम ये नाम इस कानून के तहत चेंज कर सकते हैं। हमारी तरफ से, अंतुरकर साहब की तरफ से ये बात रखी गई, अंतुरकर साहब ने ये बात रखी कि ये जो आता है ये विलेज से इसका ओरिजिन होता है, सिटी का भी। तो कानून के अंदर कहां कौन से जगह डेफिनेशंस किस तरीके से इसको मिला के देखना चाहिए, कहां नहीं मेंशन है, कहां मेंशन है, इसके ऊपर पूरा वो चला, बहस चली। और फिर ये बताया गया कि इसके अंदर भी, जैसे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के अंदर भी जो इन्होंने ऑब्जेक्शंस मंगाए थे उसको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया। वहां भी उन्होंने यही कहा कि हम सरकार है, हमने सिर्फ, हम कोई जुडिशरी नहीं है, हम लेजिस्लेचर से आते हैं, इसीलिए हम जो है इसको विदाउट हियरिंग लिए हुए हम ऑब्जेक्शंस अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। हमने ऑब्जेक्शंस मंगा लिए, लेकिन डिसाइड करने के लिए आपको बुलाना ये हमारे ऊपर जरूरी नहीं है, बंधन नहीं है।
वो भी मतलब एक इलीगल एक्टिविटी। हाँ, वो एक तरीके से, अब वो भी केस तो हमारा कोर्ट के सामने ही है, उसके ऊपर तो बहस हो चुकी है। उसके बाद यहां भी उनका ये कहना, जब फिर हमने ये कोर्ट में ये बात रखी कि पिछली बार 1995 में आपने जब ये नाम बदला था तब आपने दूसरे कानून से किया था, अब आप दूसरे कानून से आ रहे हो, जो कानूनों का आप हवाला दे रहे हो, गाइडलाइंस और ये वो, उसको भी आपने पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, उसका भी उल्लंघन हुआ है। दूसरी चीज जो है, आप जिस तरीके से जिस कानूनों से आ रहे हो उस कानून के तहत भी ये जो हमारा जो केस है, हमारा कहना है कि विलेज और सिटी का डेफिनेशन जो आप बता रहे हो वो ऐसा नहीं, ये इस कानून के तहत आता है, ये इस तरीके से आता है, ये कैसा इंटरलिंक्ड है, ये सारा उसमें बहस चली। और उसके बाद में इसमें भी आपने ऑब्जेक्शंस मंगवाने चाहिए थे, उन्होंने वो ऑब्जेक्शंस नहीं मंगवाए। वो सारा बताते हुए सारा चीजों को हमने उसके अंदर फिर जो अपने दावे के अंदर जैसे रिजॉइंडर भी किया है, जो चीजें हमको लगता है कि लास्ट मिनट तक भी इसमें ऐड हो जानी चाहिए वो भी किया है। दूसरा, हमने रिटर्न नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी अपने सबमिट किए हैं। तो उसमें अभी ये होता है कि भाई ये केस अगर हम जीते इंशाअल्लाह ताला तो सरकार सुप्रीम जा सकती है। अगर हमको ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता फैसला अगर हमारे जो मर्जी के हिसाब से या जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं आता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें सारे मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि वहां आप कोई चीज ऐड या वो नहीं कर सकते, वहां पे जो केस आपने यहाँ किया था उसी के ऊपर आपको केस लड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने कोशिश ये की कि सारे मुद्दे जो थे वो इस केस में मौजूद हों, ताकि अगर हमको ऊपर जरूरत पड़ती है तो वो सारी चीजें हमने वो सारी पहले वक्तन फवक्तन हम लोग इसके अंदर अमेंडमेंट करते रहे दावे में, जो जो नए नए डेवलपमेंट्स होते रहे वो सारी चीजें हम उसमें लाते रहे। जैसे सेंटर की एनओसी आई, उसको हमने ऐड किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो एक लेटर निकाल दिया था एडमिनिस्ट्रेटर ने, वो हमने उसको उसमें ऐड किया। उसके बाद में जो सिंधे सरकार ने जो अभी बीच में 15 सितंबर को सॉरी जो ये लेके आए थे वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का, उसको हमने उसमें ऐड किया। ऐसे वक्तन फक्तन जो जो डेवलपमेंट्स होते गए उसको हम उसको अमेंडमेंट के जरिए उसको ऐड करते रहे। बाद में उसमें रिजॉइंडर लगा के और भी जो मुद्दे जो हमने लिखे आए थे, अंतुरकर साहब ने नए मुद्दे उसमें जो है वो किए थे कि ये इस पे भी बहस होनी चाहिए, उसको भी हमने उसमें ऐड किया है। उसके बाद रिटर्न नोट्स भी हमने उसमें सबमिट किए हैं। सरकार की तरफ से इसमें ये रहा कि उनके वकील का, अटॉर्नी जनरल का यही कहना था बार बार कि इसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने के इख्तियार नहीं है। अच्छा, उन्होंने कई साइटेशंस जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स उन्होंने पेश किए जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये हमारा पॉलिसी डिसीजंस है और ये हम क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव हमारी पावर्स है, इसके हिसाब से ये डिसीजंस हम ले सकते हैं, इसको रिव्यू करने का आपका कोई वो नहीं बनता। इसके अंदर हमारी तरफ से अंतुरकर साहब ने ये बताया कि ये डिसीजंस लेने का, इसको रिव्यू करने का कोर्ट को पूरा तरीके से इख्तियार है, ये इन कानूनों के तहत आता है। अच्छा, तो ये सारी बहस वहां चली, जो हम लोग अपने मीटिंग्स में जो बातें करते हैं, ये सारी हिस्ट्री और ये सारी हिस्ट्री की वहां पे बहुत ज्यादा वो नहीं हुई, क्योंकि जब कोई अगर जैसे सरकारी वकील की तरफ से या किसी याचिकाकर्ता की तरफ से अगर बात निकली कि औरंगजेब इतने महान थे, रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये किया, उन्होंने शहर बसाया, ये किया, तो जज ने उसमें भी बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया कि हम यहाँ हिस्ट्री सुनने के लिए नहीं बैठे। जब सरकारी वकील की तरफ से जो है ये तर्क रखा गया कि संभाजी महाराज ये बहुत महाराष्ट्र के बड़े किंग थे और ये बहुत यहाँ के उनकी वैल्यू है, ये है, तो उसमें भी सरकारी वकील को भी जो है वो कोर्ट ने रोक दिया कि हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि कौन कितना महान था इसका जजमेंट दे सके। ये आपने जो प्रक्रिया की है, ये जो कानूनों के तहत आप बता रहे हो, ये उस हिसाब से की है या इसका उल्लंघन किया है कानूनों का, इसको वो जज करने के लिए बैठे हैं। उनको ये नहीं देखना है कि इस शहर का नाम औरंगाबाद रहे या संभाजी नगर रहे या और कोई रहे। फैक्ट जो है जो उनकी बात सिर्फ और सिर्फ कानूनी एतबार से रहेगी। इमोशंस अपनी जगह, चाहे वो सरकार के जो भी आइडियोलॉजी फॉलो करती है उसके इमोशंस हो, चाहे यहाँ के स्थानिक लोगों के इमोशंस हो, ये सारे इमोशंस अपनी जगह, लेकिन जो कानूनी एतबार से सरकार ने सही किया या गलत किया, उनको इसका इख्तियार था या नहीं था, कोर्ट को इसमें मदाखलत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर ये इतना सफर रहा और बहस हुई। अब ये मुकम्मल हो चुकी है, हमारी तरफ से भी, सरकारी वकील का भी मुझे लगता है कि पूरी हो चुकी है। उस्मानाबाद की तरफ से हमारे तड़ेकर साहब ने और मसूद साहब के वकील रहे,
खलील भाई और बाकी याचिकाकर्ताओं ने भी वहां से जो भी केस किए हैं उनकी भी बहस हुई। इसमें तरेकर साहब ने ही उस्मानाबाद से तरफ से ज्यादा बहस की है उसके अंदर। और अब ये कंप्लीट हो चुकी है, मुझे लगता है अब ये इसका डिसीजन आने वाले महीना 15 दिन 1.5 महीने में कभी ना कभी जो है जल्द से जल्द आ सकता है। सर, ये इतनी सब जो चीजें आप बताएं जो कानून के हिसाब से आपने सभी फैक्ट रखे, ये चीजें गवर्नमेंट ने गलत की, ये सभी चीजें बताई गई। तो सर इसमें एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, काफी लोग ये हमारे शहर के भी सवाल कर रहे हैं कि इसके ऊपर स्टे क्यों नहीं आ रहा है अभी तक, जब इतने कानून के हिसाब से भी जो आप बताए चीजें गवर्नमेंट ने ये चीजों को फॉलो नहीं किया, इन कानून को फॉलो नहीं किया और इलीगल तरीके से, तो फिर कोर्ट इसके ऊपर स्टे क्यों नहीं दे रही है कि अभी केस चल रहा है, स्टे लगा दिए नाम पे। ये बात बार बार हमारे सामने आती रही कि स्टे क्यों नहीं मिल रहा, आप स्टे नहीं मांग रहे। ऐसा नहीं है, हर याचिकाकर्ता ने, चाहे मेरी तरफ से हो, चाहे उस्ताद साहब की तरफ से हो या दीगर याचिकाकर्ताओं की तरफ से हो, स्टे की डिमांड बार बार होती रही। अब वो कोर्ट का ये उस वक्त ये कहना था कि भाई इसमें हमने जो है तो फाइनली सुन के इसको वंस एंड फॉर ऑल ही हम इसको डिसाइड कर देना चाहते हैं। अच्छा, तो इसलिए स्टे करना फिर बाद में नहीं, तो हम इसको सुनेंगे एडमिशन स्टेज पे ही और इसको हम फैसला दे देंगे। तो ये कोर्ट ने ये अभी दलील पेश की, तो इसलिए अब कोर्ट के सामने कुछ यानी कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी करना ये मैं नहीं समझता सही होगा। उन्होंने ये अपनी तरफ से कहा कि हम इसको एडमिशन के ऊपर ही, एडमिशन स्टेज पे ही सुन के इसका हम फाइनल डिसीजन दे देंगे, इसलिए उन्होंने स्टे नहीं दिया। काफी लोगों के अंदर ये एक चीज हो रही है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिस है, जो उनके एड्रेस है, उनके नामा है, जो न्यू डॉक्यूमेंट्स कोई बना रहा है उस पे भी नाम चेंज हो जा रहा है, तो लोगों को एक ये हो गया है कि नाम चेंज हो चुका पक्का, अब कुछ नहीं होने वाला है, ये बहस करके और ये लड़ाई लड़के कोई फायदा नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो सरकार है, अगर आप उसका मोडस ऑपरेंटी स्टडी करें तो आरएसएस बीजेपी उनका नाम लेना गलत नहीं होगा, लेकिन वो लोगों की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि चीजों को एकदम जल्दी में वो गड़प कर लेते हैं, उसको अंदर कूप कर लेते हैं एक तरीके से, और उसका एक हवा खड़ा करते हैं ताकि ये एक माहौल बन जाए कि ये चीज हमने कर दी, ताकि कोई लड़ाई लड़ने के लिए सामने ही ना आए। तो यहां भी उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके या उसका कहूं कि गैर इस्तेमाल करके जो उनको पावर मिली थी, उनको लोगों ने फला के भलाई के लिए काम करने के लिए कुर्सी पे बिठाया, ऐसा माना जाता है किसी भी सरकार को, लेकिन उन्होंने उसका गैर फायदा उठाया। उन्होंने समाजों में तेड़ निर्माण करने का और मुल्क को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों का इस्तेमाल किया। यहाँ उन्होंने ये किया कि अपनी सरकार होने का फायदा उठाया, नोटिफिकेशंस निकाले, गवर्नमेंट के ऑफिसेस के ऊपर दबाव बनाया गया, जो ऑफिसेस नाम नहीं चेंज कर रहे थे उनको बार बार मेमोज भेजे जा रहे थे कि आप इसको नाम बदलें, नाम चेंज करें। उन्होंने बसेस पे नाम लिखे, उन्होंने बस स्टैंड्स पे नाम लिखे, उन्होंने जो है तो आपके रेवेन्यू के जो ऑफिसेस हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो या तहसील हो, इस पे सब पे अपने नाम लिखे। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट जो उनके अंडर में आता है उसके ऊपर अपना नाम लिखा। उसके बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो उनके उसमें आती है अंडर में अर्बन डेवलपमेंट के, उस पर उन्होंने हर जगह अपना नाम चेंज किया। तो एक तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया। ये आरएसएस की हमेशा या बीजेपी की एक मोडस ऑपरेंटी है कि वो माहौल बना देते हैं, मीडिया उनके हाथ में होती है, वो मीडिया के जरिए आपने देखा कि सबसे पहले इसमें अगर किसी ने नेगेटिव रोल अदा किया तो वो प्रिंट और बाकी की मीडिया ने अदा किया। सेकेंड डे ही चेंज हो गया था नाम। जी 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 जी। तो जो अपने आप को इतने साल सेक्युलर की राजनीति करते रहे, जो यहाँ पे मुसलमानों के जो फंक्शंस में, इसमें आपको इफ्तार पार्टियों में टोपी और वो बना के लगा के बैठे हुए नजर आए, मंत्री पद बने मिले, उन लोगों ने एक दिन भी नहीं लगाया उसको चेंज करने में। उसके बाद आपके दलित समाज के जो प्रोग्राम्स में नजर आते थे, क्रिश्चियन समाज के, तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि इसमें माइनॉरिटीज की कहीं कोई फीलिंग हर्ट होगी, ये होगा। वो लोगों ने बिल्कुल अपना एक सेकंड में चोला बदल के वो निकल गए उधर उसके अंदर। उसके साथ में इसमें नुकसान हमको मिला औरंगाबाद की हद तक बात करें तो सियासी पार्टियों की तरफ से। तो शिवसेना तो पहले से ही कभी हमारी दोस्त थी नहीं। शिवसेना का हमेशा एजेंडा बाला साहब ठाकरे के आप पूरे बयानात निकाल के देख रहे हैं, वो हमेशा माइनॉरिटी और SC/ST के खिलाफ रहा है। तो उसके साथ साथ हाथ उनको साथ मिल गया पंजे का और घड़ी का, जो अभी सरकार, हाँ, ये जो महाविकास बनी,
इन लोगों ने भी हमारे तरफ पीट करने में जरा भी देर नहीं लगा, इन्होंने भी उनके साथ ये भी चले गए। दूसरी जो दीगर पार्टियां हैं वो साइलेंट सपोर्टर रही, उन्होंने कोई विरोधी इसका एज सच जो ऑफिशियली दर्ज कराना चाहिए। एक होता है कि खुल के सपोर्ट, वो खुल के सपोर्ट किया कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना का जो एजेंडा था। बीजेपी तो ऑब्वियसली शिवसेना के इस एजेंडे पे उसके साथ ही रहेगी। उसके बाद में जो दूसरी पार्टियां थी वो साइलेंट इसमें सपोर्टर रहे कि हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। तो बाकी की मीडिया भी आप देखेंगे कि उन्होंने मीडिया के जरिए एक हवा बनाया। ये पार्टियां जब नहीं लड़ने आई तो लोगों के जो हौसले थे वो पस्त हो गए। उसके बाद में जितने यहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस हैं, इन लोगों के बोर्ड्स अगर आप देखें पूरे महाराष्ट्र भर में तो हर जगह आपको कोचिंग क्लास के बोर्ड्स नजर आएंगे। भले वो यहाँ की कोचिंग क्लास हो, लेकिन आपको उसका कोकण में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी बोर्ड्स नजर आएंगे। उनका एडवर्टाइजिंग का बहुत ज्यादा बजट होता है। माइंडसेट का तो हाँ, तो ये माइंडसेट करने के लिए उन्होंने वो कोचिंग क्लासेस वालों को भी कैप्चर किया। उसके बाद उन्होंने जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैप्चर किया, बड़े हॉस्पिटल्स को कैप्चर किया, बड़े बिजनेस हाउसेस को उन्होंने कैप्चर किया। तो एक तरीके से, हालांकि वहां केस चल रहा है, अगर आप अदालत में आके देखेंगे तो ये अभी तक कोई कह नहीं सकता कि ये इस किस्म से ये हो गया, लेकिन यहां पे उन्होंने ग्राउंड पे एक पोजीशन बनाने की कोशिश की। जैसे मैं इससे पहले भी आपके एक उसमें इंटरव्यू मैंने कहा था कि जब हम किसी के प्लॉट पे कब्जा करते हैं तो वहां पे हम नागर चला देते हैं। अक्सर देखा होगा लोगों ने, जब प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है उसको 3 बार देते हैं, उसके ऊपर जगह जगह 100 बार उसके ऊपर नाम लिख देंगे, हर कॉर्नर में जहां भी जाएंगे आप, या जगह से मालक को कब्जेदार, या जगह से। और मालक कभी जो होता है वो कभी नहीं लिखता अपने प्रॉपर्टी को, उसकी भले 50-100 एकड़ प्रॉपर्टी हो वो नहीं लिखेगा, लेकिन यह 1 एकड़ के प्लॉट पे 50 जगह नाम लिख दिया जाएगा, ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये प्रॉपर्टी अभी ये फलाने बंदे की हो चुकी है। रातों रात उसने पहले कब्जा किया हो, वहां वो ड्रम लाके रख देगा, टीन की एक टपरी रख देगा, पानी का रख देगा, कुछ बैल घोड़े बकरियां लाके पाल देगा। तो इस किस्म से एक तो वो भी इसी का लार्जर रूप था। ये जो सरकार ने किया कि हर जगह नाम लिख दो ताकि लोग ये नाम भूल जाएं, ये नाम हर जगह से हटा दो ताकि लोग इसमें, और लोगों को एक एहसास ये दिला दो कि ये अब नाम बदला जा चुका है, अब इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं। हमारा ये मानना था कि जब एक 400 साल पुराना नाम, एक लीडर आके, ठाकरे जो थे, सीनियर ठाकरे, वो आके कहते हैं 1988 में कि मैं शहर का नाम ये रखूंगा, और 35 साल उन्होंने लगभग मेहनत की, जो भी उनकी पार्टी थी उसका आइडियोलॉजी को पुश करने की, और 35 साल में उनको एक तरीके से कामयाबी ये मिली कि उन्होंने इस शहर का नाम, सरकार का फायदा उठाते हुए इसका नाम उन्होंने बदला उस तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि जब कोई इंसान जो कहीं कोई चीज थी ही नहीं, उसका नाम अगर 35 साल में बदल सकता है, तो हम अपने 400 साल पुराना नाम कैसे छोड़ दें? अच्छा, तो हम भी तो लड़ेंगे ना। सही, हम क्यों हार मान लें? ठीक है, तुमने इस वक्त ये कर लिया, हम कोर्ट से लड़ेंगे। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह कि सारे फैक्ट्स हम अदालत को बता रहे हैं, हमको इसमें इंसाफ मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं अदालतें खत्म हो गई, अभी इंसाफ खत्म हो गया, ऐसे भी मुझे फीडबैक्स आते हैं। मेरा वही सवाल था कि आप उम्मीद हो रहे हैं। यस, बिल्कुल लोगों का है, लेकिन एक बात यह भी है कि मैं जिस फेथ से आता हूं, जिस बिलीफ से आता हूं, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि मोमिन कभी अल्लाह की जात से मायूस नहीं होता। बेशक। तो ठीक है, अगर उन्होंने ये किया है तो हम उसको वापस लेंगे ना। अगर मेरी एंसेस्ट्रल बोलिए या मेरी कोई भी कम्युनिटी के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से या रीजन उसके हिसाब से मेरी कोई चीज है, कोई प्रॉपर्टी है, और कोई आके इस किस्म से रातों रात कब्जा मार देता है, तो क्या मैं वो चीज छोड़ के चला जाऊंगा? नहीं लड़ेंगे। नहीं, मैं उसके लिए लड़ूंगा। ठीक है, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, और वो 35 साल लड़े, मैं लड़ूंगा, आगे वाली नस्लें लड़ेंगी, लेकिन हम अपने शहर को वापस लेके रहेंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे इसको? आज ये जो है, वो जो मुराद इंदौरी का जो शेर है कि जो आज साहिब मसरत है शायद कल नहीं होंगे, किराएदार जाती मकान थोड़ी है। तो ये जो सरकारें हैं इनकी, ये कोई इनके भभूति थोड़ी है कि इनको हमेशा की मिली है। 5 साल की सरकार है, 5 साल बाद क्या होगा, कौन नया आएगा? जब आप देखेंगे 95 में शिवसेना की सरकार ने ये पारित किया था, ये कानून जो ये लाए थे, नोटिफिकेशन लाए थे ये लोग, जब इन्होंने नाम चेंज किया था। उसके बाद 99 आते आते हमारे नेता विलासराव देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर आ गए, और उन्होंने 2001 में ये नोटिफिकेशन वापस बुला लिया। तो केस चल रहा था ना।
जब वापस तो वापस लिया था। बराबर। तो आप ऊपर वाले की जात से क्यों नाउम्मीद होते हैं? आपको लड़ना चाहिए, आपको खड़े रहना चाहिए, जद्दोजहद करती रहनी चाहिए। ऐसा एक जिसको कहेंगे एक मुर्दा समाज होने की मिसाल पेश करने की बजाय एक जिंदा समाज जो अपने हक के लिए खड़ा रहता है, उसकी मिसाल हमको पेश करनी चाहिए। सर, इसमें अगर देखा जाए आज मामला में दूसरे याचिकाकर्ता कितने ही, अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात करूंगा। शहर में एक चीज चल रही है, आई सपोर्ट हिशाम उस्मानी। आप जिस जिस तरीके से केस लड़ रहे हैं, आप इसमें जितनी ताकत लगा रहे हैं, आपको इसमें बैकग्राउंड में किसी का सपोर्ट है या फिर फाइनेंशियल तौर पे कोई आपकी इसमें हेल्प कर रहा है? क्योंकि ये चर्चा है कि उस्मानी साहब ये पैसे कैसा खर्च कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है उसकी, या फिर आप अपना पॉलिटिकल करियर या पॉलिटिकल फ्यूचर बना रहे हैं? पॉलिटिकल कैरियर और फ्यूचर अगर मुझे बनाना होता तो मेरी जगह कोई और होता तो वो इस मामले पे सबसे ज्यादा दलाली कर सकता था। ओके। क्योंकि जब मैं कांग्रेस के पद से रिजाइन कर रहा था तो मुझे तरह तरह के ऑफर आए जी। क्योंकि कांग्रेस इस डिसीजन में पूरी तरीके से शामिल थी। 12 के 12 मंत्री कांग्रेस के इस ठहराव को पारित करते वक्त वहां थे। स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने दिया। खुद उद्धव ठाकरे की जबानी ये बात रिकॉर्ड पे है उनके दशहरा मेलावे के अंदर। तो कांग्रेस चाह रही थी कि इस मसले के ऊपर हम लोग पर्दा डालें, इसको भी जैसे बाकी दीगर पार्टियों ने इसको नॉन इश्यू बना दिया, उन्होंने जब कर दिया और बाद में हम निकल जाए। मुझे ये भी ऑफर्स थे कि आप इसके ऊपर पर्दा डालें, आप इस पे कोई वो ना करें, ज्यादा धूम ना करें। मुझे कई चीजें उन्होंने ऑफर की, मैं कैमरे पे नहीं उसको कहना चाहूंगा, लेकिन मैंने उस बात को बिल्कुल नकारा और मैंने रेजिग्नेशन देके मैं बाहर निकला और मैंने केस लड़ा। उस बीच में 2 सालों में मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ा या क्या क्या दिक्कतें पेश आई वो भी मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मैं किसी की सिंपैथी भी लेना नहीं चाह रहा। ठीक है। तो और आज मैं किसी पॉलिटिकल ये जो अभी सो कॉल्ड स्टैब्लिश्ड तंजीमें हैं, मैं किसी का हिस्सा नहीं हूं। हालांकि ऑफर्स कई आए, कई अलग अलग जगहों से ऑफर्स आए, लेकिन मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये सारी पॉलिटिकल तंजीमें जो है ये उसी पॉलिसी का हिस्सा थी जिसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ अदालत में। तो मैं रीनेमिंग पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हूं। कांग्रेस की जो ओरिजिनल पॉलिसी थी कि हम किसी रीनेमिंग में शामिल नहीं होंगे, उस पॉलिसी का मैं आज भी गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद की जो विचारधारा है मैं उसका मानने वाला हूं और मैं आज भी उसी पे हूं। भले मैं पार्टी में नहीं हूं उनकी, लेकिन वो जो पॉलिसी और वो जो विचारधारा थी वो उसका मैं आज भी पोषक हूं। तो इसमें कोई पॉलिटिकल कोई मूव तो हो ही नहीं सकता। ये तो मेरा अपना एक डिसीजन था, अपने इलाके के पहचान की, अपने शहर से जो भी मोहब्बत थी, मैंने उसको किसी के दिखावे के लिए नहीं, मैंने अपने जात के लिए मैंने ये केस किया और मैं अपनी तरफ से खड़ा रहा। दूसरी बात आपने कही कि किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो मॉरल सपोर्ट डेफिनेटली मुझे काफी मिला। लोगों की मोहब्बत जहां भी मैं कहीं जाता हूं, दावतों में कहें या किसी भी फंक्शन में या पब्लिक उसमें मीटिंग में या कहीं भी जगह पे, तो लोगों से मुझे एक मोहब्बत मिलती है, लोगों से एक वेलकमिंग जेस्चर मिलता है, उससे खुशी मिलती है, ताकत मिलती है। हमारे पास जो तंजीमें हैं जैसे आपके मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल है और बाकी दीगर तंजीमें हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। रही बात फाइनेंशियल उसकी, तो उस बारे में मैंने इससे पहले भी 2-3 बार जब भी मुझे ये सवाल पूछा गया, मैंने उसमें मना कर दिया कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और इसकी बात मैं नहीं करना चाहूंगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें मैंने कोई चंदा नहीं किया, किसी से कोई डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं किए। मैंने अपने फैमिली के उसमें से ही जो है वो मैंने इसमें जो भी एक्सपेंसेस हुए वो लगाए। एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे जो इसमें एडवोकेट रहे हैं एसएस खाजी साहब, उनका कंट्रीब्यूशन भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रहा है, बहुत सराहनीय है इसके अंदर। जब मैं खाजी साहब के पास गया तो खाजी साहब ने मुझे यही कहा कि आपका केस मैं लूंगा, मैं अपनी कोई पर्सनल फीस नहीं लूंगा। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, जनता के सामने ये आनी चाहिए। इस केस में जी हाँ काफी होती है, तो इस केस में मुझे खाजी साहब का पर्सनल कोई फीस नहीं देनी पड़ी। जो जाने आने के एक्सपेंसेस होते थे जो नॉर्मल, वो तो प्रोटोकॉल होता है, तो या फिर जो भी सारे बाकी दीगर एक्सपेंसेस होते हैं
ऑफिस एक्सपेंसेस, ये वो फाइलिंग और ये वो सारे, या बाकी हमने जो सीनियर काउंसिल्स लगाए उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ भी लगाए। एक बार हम लोग दिल्ली भी गए थे एक अटेम्प्ट में, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टे की कोशिश की थी। वहां हमने संजय हेगड़े साहब लोग आया था, जो जिन्होंने हिजाब का भी केस लड़ा था, वो भी सीनियर वकील है, काफी सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी भी दीगर एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस मैंने किए, और इसका मैं कोई वो भी नहीं बताना चाहता कि इतना हुआ और उतना हुआ, क्योंकि मैं कोई इसमें कोई वाहवाही नहीं देना चाहता, कोई सिंपैथी नहीं देना चाहता। ये मैंने पहली मीटिंग जब औरंगाबाद के नाम के लिए जब चल रही थी, शाही मस्जिद में एक हुई थी, तो वहां मैंने ये अपनी तरफ से सारे जिम्मेदारों के सामने ये डिक्लेयर किया था कि जितनी ज्यादा पिटिशंस की जाए वो अच्छी बात होगी। लोगों को अपना वो जाहिर करने का जो भी विरोध है वो मौका मिलना चाहिए, और मैं अपनी तरफ से भी एक पिटिशन करने वाला हूँ, और उसके लिए मैं किसी से कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये मैंने जब ही उस वक्त डिक्लेयर कर दिया था। तो मैंने अपना जो भी मैंने लफ्ज दिया था वो मैंने अपना शब्द निभाया, अपना लफ्ज निभाया, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि इसमें जितना बेहतर हो सकता है वो मैं इसमें दूं। कहीं ये चीज वैसी तो नहीं है ना कि बहुत से लोग मैं देखा हूँ कि ये मैंने किया, इसमें मेरा नाम होना चाहिए। हड़बड़ाहट में क्या बोलते, बहुत सारे वीडियो सामने आते हैं हमारे कि ये मैंने किया, इसमें मैं फर्स्ट होऊंगा। उस हिसाब से तो आप ये चीज नहीं की। अगर आपको कभी ऐसा नजर आया हो तो जरूर बताएं आप। नहीं, इसके अंदर के ऐसा है, ये मेरी बात नहीं है, ये जैसे ये जो समझ लीजिए कि अभी डिटेल बातें करना सही नहीं रहेगा, लेकिन कभी ऐसा कोई हमने कोशिश ही नहीं की। हम एंड अदर्स में ही रहे हमेशा। मेन याचिका मतलब जो फर्स्ट याचिका होती है वो भी हमने नहीं की। हम एंड अदर्स में ही अपने आप को हम लोग खुश रहे, और हमारा यही कोशिश है कि शहर बच जाए, इसका नाम, इसका शिनाख्त जो है वो बचे, और ये यहाँ के सभी का है। ये किसी को, ये जो पॉलिटिकल एक हवा फैलाया जा रहा है कि इसके अंदर कम्युनिटीज को या रिलीजन्स को लाया जा रहा है, ये गलत है। ये जो शहर है ये यहाँ पे रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, दलित, पारसी, जैन सभी समाज के लोगों का है, और सभी के सपनों का शहर है। अगर हम लोग जब कॉलेज में थे या उसके बाद भी आज भी हम बिजनेस में बैठते हैं, तो हर इंसान की यहाँ से मेमोरीज जुड़ी है, और वो चाहता है कि अपने मुल्क या अपने शहर या अपने वतन को वो हमेशा मरते दम तक उसी निगाह से देखे, या उसी पहचान से, या उसी तरीके से देखे हमेशा, ताकि उसकी जिंदगी एक कंफर्टेबल जोन में लगे। कि जैसे इंसान घर में होता है वैसे अपने शहर में होता है। आप पूरे दुनिया में आप देखें कि कोई यहाँ से अब्रॉड भी गए होंगे, लेकिन जब वो अपने शहर आते हैं वो बहुत रिलैक्स होते हैं कि चलो यार हम अपने औरंगाबाद को अपने कॉलेज के, स्कूल के दिन याद आते हैं, बचपन के दिन याद आते हैं। कोई चाय की होटल पे मिलेगा, कोई आपको पान की किसी शॉप पे अपने दोस्तों के साथ मिलेगा। वो कितना बड़ा हो गया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करता है अपनी उन पुरानी यादों से। वो सारा अभी किसी शहर का नाम बदल देना, ये गाइडलाइंस में भी लिखा है जो 1953 की है, कि इससे जो है पीपल विल फील लॉस्ट, और वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये सरकारें ये बात समझ नहीं रही। उनको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना चाहिए कंट्री के अंदर। अगर उनको मुल्क को आगे ले जाना है तो हर भूभाग का, हर क्षेत्र, हर शहर का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप किसी शहर को इस तरीके से या किसी क्षेत्र को इस तरीके से खत्म कर देंगे तो उस शहर के अंदर से जो टैलेंट निकल के आना है, वहां के लड़कों को जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए, वो मायना नहीं रखता कि वो किस मजहब से आता है या किस से आता है, तबके से आता है। अगर हम उसको एज अ कम्युनिटी, एज अ सिटी एक अच्छा माहौल देंगे तो वो लड़का कहीं, या जो भी है लड़की, वो आगे जाएगी और कुछ ना कुछ मुल्क का नाम रोशन करेगी दुनिया में। तो वो चीजें सरकार समझ नहीं पा रही। सरकार ये बेफजूल की चीजों में लोगों को उलझा के रखी हुई। एक धर्म के नाम पर बस बांटने की राजनीति का ये एक हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। तो ये थे हिशाम उस्मानी साहब, जिनसे काफी तफसील और डिटेल में आज हमने जानने की कोशिश की औरंगाबाद रीनेमिंग का केस कैसा चल रहा है, उसमें अभी तक क्या हुआ। आगे इसमें जो भी अपडेट रहेगी हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा उस्मानी साहब ने बताया कि लड़ना जरूरी है, हार मानकर नाउम्मीद होकर कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से काफी सारे कमेंट हमारे चैनल पर भी आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब हो गया, सरकार है उनकी, सब उनका है, ये बदल जाएगा। तो ये चीज गलत है। हमें लड़ना पड़ेगा, हमारा हक हमें लेना पड़ेगा।
इस मामले को आप किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।